धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्लेटफॉर्म भले ही छोटा हो धाकड़ खबर, लेकिन बड़े मुद्दे उठाने की हिम्मत रखता है, उनसे आपको रूबरू कराने की हिम्मत रखता है। एक मुद्दा बहुत बड़ा इस वक्त है जिस पर मीडिया ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि मीडिया की आजादी को लेकर ही वो रिपोर्ट सामने आई है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है या भारत में लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। स्वीडन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां की एक यूनिवर्सिटी है जिसको ग्रोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और उस यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है जिसको जाना जाता है वी डैम इंस्टीट्यूट के नाम से। ये इंस्टीट्यूट पिछले कई सालों से दुनिया भर के लोकतंत्रों पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। हर साल वहां के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। उसके आधार पर बताता है कि उस देश में लोकतंत्र घट रहा है, बढ़ रहा है, सिमट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। ताजा रिपोर्ट में उसने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। तो बात तो होनी चाहिए ना। और उसने अपनी इस रिपोर्ट का जो आधार बनाया है वो दो चीजें बनाई है कि विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं रही है, और मीडिया जो है वो यहाँ पर अब एक तरीके से भोंपू बन चुका है। वो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा रहा है, सिर्फ सत्ता की चापलूसी में लगा हुआ है। लेकिन ना विपक्ष इस रिपोर्ट पे बोल रहा है, ना मीडिया इस रिपोर्ट पे बोल रहा है। लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए जूम के जरिए जुड़ रहे हैं रवि अरोड़ा जी। जाना पहचाना नाम, पत्रकारिता की दुनिया में एक लंबा अनुभव रखते हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट पे बारीकी से अध्ययन किया है। बहुत सारी चीजें आपके सामने आने जा रही हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि आखिर ये स्वीडन में बैठी हुई एक संस्था कैसे कह सकती है कि भारत के अंदर लोकतंत्र सिमटता जा रहा है, खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है? देखिए अकरम जी, ये जो संस्था है ये कोई नई नहीं है और इसने पहली बार कोई ऐसी रिपोर्ट जारी नहीं की है। सालाना इसकी रिपोर्ट आती है और पूरी दुनिया इसको गंभीरता से लेती है। उसके कुछ पैमाने हैं, उन पैमानों पर वो तौलते हैं हर देश को और उसके लोकतंत्र वहां पर किस स्थिति में है उसका आकलन करते हैं, उसकी रेटिंग देते हैं। दुनिया को दो नजर से देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर ऑटोक्रेसी है, यानी कि निरंकुशतावाद है वहां पर, या वहां लोकतंत्र है। और जैसे कि आपकी जानकारी में होगा कि दुनिया में लगभग 54% आबादी, लगभग 92 देश इस समय ऑटोक्रेसी के तहत हैं। यानी यहाँ पर निरंकुशता है, वहां पर कोई शासक है, कोई राजा है, या लोकतंत्र के नाम पर वहां पर कोई सत्ता पर कोई काबिज है। और जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी एक रेटिंग तय की जाती है। और भारत की रेटिंग पिछले साल ही 10 से गिरकर 51 हो गई थी। यानी 2019 में दुनिया के जो लोकतांत्रिक देश थे उसमें भारत का स्थान 51वां था। और भारत को इस संस्था ने, वी डैम इंस्टीट्यूट ने, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की संज्ञा दी थी, यानी कि जिसके अंदर बहुत सी खामियां हैं। तो वो खामियां वो त्रुटियां क्या हैं, और उन खामियां और त्रुटियों को इसने किस प्रकार चुना है, कैसे उनका सिलेक्शन किया है, जिसके आधार पे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र सिमट रहा है? देखिए, इसके कुछ पैमाने हैं। पैमाना सबसे बड़ा तो ये कि वहां पर मीडिया की क्या स्थिति है, वहां क्या मीडिया को अपनी खबरें करने के लिए क्या उस जनता तक सूचना पहुंचाने का अधिकार उसके पास है, या वह अधिकार किसी अंकुश के तहत है या सिमट रहा है। वहां के नागरिकों के पास अपनी बात कहने का क्या अधिकार है। तीसरा, वहां पर विपक्ष की क्या स्थिति है, क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने में सक्षम है, उसे उठाने दिया जा रहा है या नहीं। ये तीन मूल चीजें हैं जिसके आधार पर वो वहां पर इसको तय करते हैं। और लोकतंत्र को मापने के लिए जो पैमाने हैं उसमें भी यही पैमाने हैं कि वहां पर समता की क्या स्थिति है, यानी इक्वालिटी का लेवल क्या है लोगों के बीच में, लोगों के पास अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं है। और तीसरा, मीडिया तो है ही। और आपकी जानकारी में होगा ही कि मोदी जी के शासन में, जब से मोदी सरकार आई है, भारतवर्ष में 27 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। और हालांकि हत्याएं पहले भी होती थी, लेकिन अब हत्याओं का स्वरूप बदला है।
यानी खबर करने पर, सवाल करने पर पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, निजी आपने कहा रंजिशों के तहत नहीं हुई हैं। जी, आपने कहा पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं और स्वरूप बदला है। स्वरूप इतना बदतर हो चुका है कि जिस वक्त महिला पत्रकार की हत्या कर्नाटक में होती है तो लोग ट्विटर पे आके लिखते हैं कुतिया मर गई है, पिल्ले रो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यही इसी मुद्दे पर मैं बात कर रहा था कि अब इसको देखें, जैसे योगी सरकार है, योगी सरकार के अंदर पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह जैसे 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए। जी, तो मीडिया की स्थिति आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप देख रहे हैं किस तरह से चाटुकारिता वहां पर हो रही है, जी, वहां पर तलवे चाटे जा रहे हैं। जो प्रिंट मीडिया में जो बड़े बैनर हैं वहां पर कोई बहुत अच्छी खबरें निकल कर नहीं आ रही, कस्बों से और छोटे शहरों से जो खबरें निकल रही हैं वहां पत्रकारों पर तमाम तरह के शासकीय, प्रशासकीय और गुंडा तंत्र के जो इस तरह का बैड एलिमेंट है उनके दबाव हैं। तो इसको पूरी दुनिया इसको बहुत बहुत बारीकी से इसका मुआयना कर रही है, उसको देख रही है कि भारत में स्थितियां पत्रकारिता की, मीडिया की क्या है। दूसरा जी, जी आपको क्या लगता है कि पत्रकारों की आज जो स्थिति हो चुकी है और उसी स्थिति के आधार पर वीडम इंस्टीट्यूट इस तरीके की रिपोर्ट जारी कर रहा है, वो स्थिति पत्रकारों ने खुद बना ली है, उनके धंधों की वजह से ऐसी हो गई है, या वो भी उसी सोच के हैं, या उनके ऊपर कोई डर हावी हो गया है इस वजह से उनकी ऐसी स्थिति हो गई है? देखिए, इसके लिए माहौल बनाया जाता है। कोई भी शासन सत्ता, कोई तानाशाह या कोई शासक मंच पर आकर नहीं कहता कि कल से चीजें ऐसी होंगी और ऐसी नहीं होंगी। एक माहौल बनाया जाता है। एक माहौल इस समय देश भर में बन गया है कि सवाल करने पर आप देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे। जी, आप ये देखेंगे कि सत्ता ने कुछ परिभाषाएं गढ़ ली हैं। जी, अगर आप एक जमाना था कि आदमी को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए लोगों के बीच में आकर गला फाड़कर चिल्लाना नहीं पड़ता था। जी, आज हर उस व्यक्ति को जो थोड़ी सी भी स्वतंत्रता से बात करना चाहता है तो उसको अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है, जी, और जो अपनी देशभक्ति साबित नहीं कर पाता वो देशद्रोही करार दे दिया जाता है। ऐसे माहौल में सवाल करना जब खतरे का काम हो, चुनौती हो उसके सामने अनेक तरह की, तो पूरा का पूरा फिर माहौल बदलने लगता है। तो पूरा मीडिया भारत का जो माहौल बदला हुआ है, मैं उसी की चर्चा कर रहा था। और ये जो रिपोर्ट है इसके जी, आप उसी की चर्चा कर रहे हैं और इसी रिपोर्ट में आपने एक जिक्र किया नागरिकों के अधिकार का, अभिव्यक्ति की आजादी का। तो जब मीडिया नहीं बोल पा रहा है सर आज, तो आम आदमी क्या बोल पा रहे होंगे? हम लोग खुद भी देख रहे हैं, ये लोग तो विदेशों में बैठ के रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जमीनी सच्चाई ये है भी। देखिए ऐसा है कि हमको लगता है कि विदेशों में बैठकर वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक गांव हो चुका है। कोई चीज कहीं भी हो वो छुपती नहीं है, वो सामने आ जाती है। भारत की छोटी से छोटी घटना का, जिसका हम बेशक जिक्र न करें, पूरी दुनिया पे उस पर निगाह रहती है, उस पर चर्चा की जाती है। जी, ये जो हमारा सीए का लेवल था, जो सीए का जो मुद्दा था, जिसमें ये शाहीन बाग कांड हुआ, शाहीन बाग में धरना महिलाओं का महीनों तक लंबा चला, पूरी दुनिया ने इसको मॉनिटर किया। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को उसकी रोशनी में भी देखा गया कि किस तरह से लोगों को अपने नागरिक अधिकार दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे। तो ये मामला जो नागरिक अधिकारों का है वो सीए लेवल से जोड़कर देखा गया। विपक्ष की रिपोर्ट में बात की गई है, विपक्ष का जिक्र किया गया है, विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, विपक्ष पे भी हमले किए जा रहे हैं, या विपक्ष कमजोर हो चुका है इसलिए विपक्ष पे सत्ता हमले कर रही है? देखिए इसमें बहुत सी चीजें मिली जुली हैं। एक तो जब कोई सत्ता, कोई शासक, कोई सरकार, कोई पार्टी एक प्रचंड बहुमत में आती है तो विपक्ष की जो उसकी से है, जो उसकी बात का वजन है, वो कम हो जाता है। जी, भारत में भी कुछ ऐसा ही पिछले 5-6 सालों में आप देख रहे हैं। और उसी का फायदा उठाकर सत्तारूढ़ पार्टियां और सत्तारूढ़ पार्टी, खासतौर पर जो केंद्र में भाजपा शासित सरकार है, वो बहुत से ऐसे फैसले कर रही है जहां पर विपक्ष की कहीं कोई भूमिका ही नहीं। जैसे कि आपने देखा, किसानों से रिलेटेड 3 बिल अभी लाए गए, जी, वो बाकायदा अध्यादेश ला दिए गए और
कोरोना के संकट के समय जब पूरा देश उस परिस्थितियों में था, चुपके से इस तरह के अध्यादेश लाए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में विपक्ष के लिए भी बहुत करने सुनने को बहुत कुछ बचता नहीं है। तो ये तीनों स्थितियां मिली जुली थी जिसके आधार पर ये रिपोर्ट है कि लोगों के पास अपने नागरिक अधिकार, उनके अधिकार सीमित हो गए हैं, मीडिया अपनी बात कह नहीं पा रहा, विपक्ष की भूमिका भी बहुत सीमित होती जा रही है। क्या भारत में लोग समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है, या सिर्फ वोट डालने भर को लोगों ने लोकतंत्र मान रखा है? ये मैं आपसे प्रैक्टिकल पूछना चाहता हूं, तजर्बे के आपके आधार पर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत के लोग अभी इसको पूरी तरह लोकतंत्र को समझ ही नहीं पाए। हालांकि वो इसको एंजॉय तो पूरा कर रहे हैं। अपनी जैसे लोकतंत्र की जो मूल चीजें हैं उसमें स्वतंत्रता सबसे पूर्व है, तो स्वतंत्रता को तो लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उसका कोई निर्वहन नहीं हो रहा। वो सरकारें बनाने तक तो वो अपनी भूमिका जानते हैं, वो वोट देना जानते हैं, वोट में सरकारें बदलते भी हैं, पुरानी सरकार को दोबारा ले आते हैं, लेकिन उस चुनी हुई सरकार से अगले 5 साल में उससे किस तरह से काम लेना है, उसकी रीति नीति में आम आदमी की क्या भूमिका होगी, ये हमारा लोकतंत्र अभी तक तय नहीं कर पाया है। तो अभी हमारा लोकतंत्र जवान है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी। आप देख रहे हैं कि देश में अभी लिटरेसी काफी है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में हम दिखा देते हैं कि हमारी इस राज्य में 90% है, इस राज्य में 60% है, देश भर में भी हम 70-75% अपनी लिटरेसी बताते हैं, लेकिन किताबी ज्ञान से ही व्यवहारिक ज्ञान नहीं आ जाते। और हजारों सालों की गुलामी के बाद हमको जिस तरह से ये स्वतंत्रता मिली है, उसके साथ हमने अधिकार तो अपने समझ लिए, उनके कर्तव्य अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हमारी सी नासमझी का पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां फायदा उठाती हैं और वो हमारी भूमिका को सीमित दर सीमित करती चली जा रही हैं। अब ये सीमित करना ही है कि जी, भूमिका सीमित दर सीमित करती जा रही हैं, और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर व्यक्ति विशेष की राजनीति हो रही है। यहाँ नरेंद्र मोदी हैं, और अगर आप चले जाएं रूस में तो वहां पे व्लादिमीर पुतिन है। बाकायदा एक ऐसा कानून पास कर देते हैं कि 2036 तक वो वहां के राष्ट्रपति रहेंगे। अभी श्रीलंका में भी जो वहां के राष्ट्रपति हैं, महिंद्रा राजपक्षे शायद उनका नाम है, उन्होंने भी एक ऐसा कानून बना दिया है कि वो जो है आने वाले टाइम में भी खुद ही राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये जो व्यक्ति विशेष की राजनीति आजकल चली है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे रजब तैयब एर्दोगान हो, फ्रांस में लोग हों, या जहां जहां पे भी तमाम ये चीजें उभर रही हैं, वो अपने आसपास तमाम चीजों को समेट रहे हैं और तानाशाह के रूप में उभर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने कहा कि 2 ही तरह की प्रणालियां हैं, कि एक तो जो अधिनायकवाद यानी कि जिसको हमने कहा कि ऑटोक्रेसी जिसको कहा गया, और दूसरा ये डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी एक दूसरी तरह की जो फॉल्टी डेमोक्रेसी है, जहां पर हम भ्रम तो देते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन हम सही मायनों में लोकतांत्रिक हम भी नहीं होते। भारत को उसी श्रेणी में माना जाता है, और सबसे दुखद बात यह कि उस श्रेणी में वो सरासर लगातार नीचे आता जा रहा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम अपने आप को कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम इसका बहुत गुणगान भी करते हैं और इस पे हम बहुत फक्र भी महसूस करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक हम एक लोकतंत्र की जो भी परिभाषाएं हैं उस पर हम खरे नहीं उतरे हैं। अब आप ये देखें, जिस तरह से हाल ही में राज्यों में सरकारों के साथ खेल हुए, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कैसे सरकारें बन रही हैं, कैसे सरकारें गिराए जा रही हैं। आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन हो जाते हैं, जो कल दुश्मन थे वो आज दोस्त हो जाते हैं। अब ये सब कहानियां तो पब्लिक के वोट देने के बाद की हैं। अब आम जनता का इसमें कोई दखल नहीं, कोई उसमें उसकी भूमिका नहीं है कि मैंने वोट ए को दिया है तो वो ए अपनी सरकार बनाए, वो बी के साथ क्यों मिल रहा है, क्योंकि बी के अगेंस्ट ही तो मैंने ए को वोट दिया है। लेकिन उसमें आम आदमी की ना तो कोई भूमिका है, ना कहीं उसकी किसी बात का कोई महत्व रह जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ आपकी इस बात से निकलता है कि आम आदमी की भूमिका जो पूरी सरकार बनाने वाला प्रणाली है उसमें ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा अहम होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि भारत के लोगों को व्यक्ति विशेष चाहिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर अगर आप बात करें तो वो कहेंगे बताइए इनका विकल्प क्या है। राहुल गांधी तो उस काबिल है नहीं, तो यानी कि वो लोकतंत्र तो जा ही नहीं रहे हैं। लोकतंत्र होता है पंचायत की तरह,
कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए काम करने के लिए, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति विशेष चाहिए लोगों को। फिल्म के अंदर जब तक अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र ना आ जाए, ठाकुरों के जुल्मों से आजाद नहीं मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हजारों साल की गुलामी, राजाओं का शासन, अंग्रेजों का शासन, मुगलों का शासन, ये तमाम तरह के हमने जो चीजें देखी हैं, तो वो राजा और प्रजा का जो भाव है वो हमारे मनों में अभी भी कहीं वास करता है, बड़ी बात। और इससे उभरने में हमको अभी और समय लगेगा। लेकिन ये ना उभरे, इसकी पूरी व्यवस्था, इसके पूरे प्रयास हमारी पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं जी। अब आप ये देखिए, नेहरू जी का कभी माना गया कि कोई विकल्प निकलेगा, ऐसे कहते हैं नेहरू जी नहीं रहेंगे तो दुनिया में भारत का वजूद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन शास्त्री जी नेहरू जी से 2 कदम आगे निकल कर आए। इंदिरा जी जब आई तो उनको कहा जाता है ये तो गुड़िया है, ये क्या करेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी, फिर एक दौर आ गया, कहा जाने लगा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जी। बाद में राजीव गांधी देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी देख लीजिए, मोदी जी देख लीजिए, बीच में तमाम इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह, तमाम हमारे नेता निकल कर आए। ऐसा नहीं है, एक विकल्प जाएगा, दूसरा बेहतर विकल्प आएगा। हम 135 करोड़ की आबादी है, हमारे यहाँ एक से एक विद्वान, एक से एक काबिल आदमी है, लेकिन हम अपने आप को एक आदमी के पीछे चलने का जो प्रवृत्ति हम अपने आप पैदा कर लेते हैं, उस प्रवृत्ति से ही हम बहुत एक आदर्श जो लोकतंत्र की स्थिति जिसको कहते हैं उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मुझे लगता है जनता से ज्यादा इसमें हमारे नेताओं का और राजनीतिक दलों का भी हाथ है। वो चाहते ही नहीं कि जनता इस तरह से जागरूक हो, और वो किसी नेता के पीछे चलने की बजाय वो एक विचार के पीछे और एक आदर्श के पीछे और मूल्यों के पीछे और एक जो एजेंडा है उसके पीछे चले। ये दोनों तरफ से हो रहा है काम। आपको लगता है मीडिया में भी लोकतंत्र है? क्योंकि आजकल कुछ चेहरे बन गए हैं, एंकर रूपी पत्रकार, सारे दिन वही बैठे रहते हैं, रिपोर्टर कहाँ गया, रिपोर्टिंग कहाँ गई, कुछ नहीं बचा है। वहां भी लोकतंत्र दिखता है आपको मीडिया के अंदर? देखिए, ये मीडिया ही नहीं है जिसको हम लोग मीडिया मान रहे हैं, ये विदूषकों की मंडली है, और ये मनोरंजन करने हमारे सामने हमारी दीवार पे लगे टीवी पर आते हैं। ये मीडिया नहीं है। मीडिया अगर होते तो ये हिंदुस्तान में अब तक बहुत कुछ हो गया होता। मीडिया तो इस समय जो काम हो रहा है वो गांवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में, सोशल मीडिया पर तमाम वेबसाइट्स हैं, तमाम तरह के यूट्यूब चैनल हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मीडिया का भूमिका सीमित हो गई है, दबावों में है, लेकिन स्प्रिंग को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही उछल कर ऊपर आएगा। मीडिया में आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं कि ये सरफेस पर हैं, लेकिन जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये हमको किसी तरह का हमारे को मार्गदर्शन ये हमारा नहीं कर पा रहे, और लोग उनसे छिटक भी रहे हैं। और लोग आप देखें धीरे धीरे यूट्यूब के कई मैं देखता हूँ जो बड़े अच्छे पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए हैं, बॉम्बे में बैठे हुए हैं, कई लाख लोग देखते हैं उनकी एक एक छोटे छोटे वीडियो को, जो अपने घरों में बैठकर, वो ड्राइंग रूम में बैठकर वो शूट कर देते हैं, और लाखों लोग उसको देखते हैं। तो कोई बात होगी तभी तो उनको देख रहे हैं। और इन टीवी चैनल्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनकी सही टीआरपी सामने आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि उस एक वीडियो के मुकाबले भी कहीं खड़े होते होंगे। लेकिन प्रोपेगेंडा है, और सत्ता उसका प्रोपेगेंडा को और बढ़ावा दे रही है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात आखिर में निचोड़ ये भी निकलता है सर कि जब कोई तानाशाह उभरता है और लोकतंत्र के रूप में उभरता है तो वो तमाम संस्थाओं को बोना कर देता है और अपने आप को बड़ा कर देता है, और ये दिखाने बताने की कोशिश करता है कि वो ही सब कुछ कर रहा है। जो टीम वाली परिभाषा, पंचायत वाली परिभाषा लोकतंत्र में होनी चाहिए, वो उसको खत्म कर देता है। उसको क्या जनता जिंदा कर सकती है उस परिभाषा को लोकतंत्र की, कि हमें तो पंचायत चाहिए, हीरो नहीं चाहिए? मैं समझा नहीं, दोबारा से आप पूछें, क्या कहा आपने? अच्छा, मैं दोबारा सवाल कर लेता हूँ। हाँ। दोबारा कर लेता हूँ। बहुत सही कहा आपने कि तमाम चीजें जो हैं वो सिमटती जा रही हैं, लेकिन जनता जो है शायद वो लोकतंत्र को अभी समझ नहीं रही है। आखिर में मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि क्या जनता समझ पाएगी कभी, क्योंकि उसको समझाने के जो सिस्टम है वो समझना नहीं चाहती है। संचार क्रांति के दौर में पड़ी जी रही है, उसके व्हाट्सएप में, फेसबुक में कुछ आता है, चाणक्य की तस्वीर लगी हुई है, किसी और की लगी हुई है, और वो उसको आगे धक्का दे देते हैं, किसी और के पास भेज देते हैं। क्या लोगों ने अध्ययन करना, सोचना, समझना छोड़ दिया है सर?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई भी चीज है उसको होते होते समय लगता है, और जनता में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। और मुझे लगता है कि बेशक इसकी गति बहुत धीमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। और इसको मुझे लगता है सबको उसके लिए आशान्वित होना चाहिए, कम से कम मैं तो हूँ। आप देखिए, सरकारें पलटी हैं हिंदुस्तान में, और ऐसे लोगों की भी सरकारें पलटी हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो पता नहीं कब तक राज करेंगे। बिल्कुल इंदिरा जी की सरकार इस देश से गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जो अच्छी सरकार चला रहे थे, बावजूद उसके उन्होंने जिस तरह से लोगों को अपमानित किया, इंडिया इज शाइनिंग, लोगों ने महसूस किया कि तमाम महंगाई और तमाम इश्यू हैं और इंडिया शाइनिंग कह रहे हैं, उन्होंने उनकी सरकार पलट दी। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, मुझे मालूम नहीं रिजल्ट क्या होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ दिख रही है, तो उससे तो मुझे साफ दिख रहा है कि जो मैंडेट है वो सत्तारूढ़ पार्टी और उसके गठबंधन के खिलाफ आने जा रहा है। तो लोग अगर जागरूक नहीं होते तो सरकारें नहीं पलटती। लोगों के समझ में आ रहा है कि रोटी को पलटकर ही सेका जा सकता है, एक तरफ रोटी रहेगी तो जल जाएगी। इसी वजह से सरकारें भी पलटी जा रही है, और सभी राज्यों में ऐसा हो रहा है। और केंद्र में मोदी सरकार अगर जिस तरह से काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता अगले चुनावों में फिर वो इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। तो ये जनता की जागरूकता की वजह से ही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत की जनता की जागरूकता की वजह से ही हो रहा है। ये अलग बात है कि आज जनता की वो अच्छाइयों को या उनकी और अच्छाई उभारने को जो काम करना चाहिए एक माध्यम यानी मीडिया का, वो नहीं कर पा रहा है, ना ही वो उनकी अंदर छुपी प्रतिभाओं को उभार पा रहा है, और ना जो वो कोशिशें कर रहे हैं उनको सामने ला पा रहा है। उसकी बड़ी भूमिका है। अगर वो ठीक हो जाए तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। आपने बहुत विस्तार से इस रिपोर्ट पर रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे करेंगे किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर, हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत।